नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 26 नवंबर है और आप सब जानते हैं कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कारण कि इसी दिन हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया था। जब बात भारत के संविधान की आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक नाम आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे संविधान के निर्माण में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका थी तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जितनी भी समितियां बनी थी उन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं के निर्देशन में संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन साथ ही साथ मित्रों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संविधान सभा में 299 कुल सदस्य थे। उनमें एक नाम और भी महत्वपूर्ण था, जो संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे लेकिन संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बी.एन. राव की। बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन भारत के संविधान के निर्माण में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी तो वो थी बी.एन. राव की। बी.एन. राव भारत के एक बहुत ही शानदार ब्यूरोक्रेट थे, कानून के ज्ञाता थे, कलकत्ता हाईकोर्ट में जज भी रहे, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के सदस्य भी रहे और बाद में अध्यक्ष भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप जज भी रह चुके हैं, और डॉक्टर बी.एन. राव के तो बड़े मुरीद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद जब 25 नवंबर को अपना अंतिम भाषण दिया था, उस भाषण में कहा था कि सभी लोग संविधान के निर्माण का श्रेय मुझे दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर किसी ने भूमिका निभाई तो वो कौन थे? वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव ही वो थे जिनकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उनकी पूरी पार्टी ने जो संविधान सभा के से पहले विधान परिषदों के चुनाव हुए थे उनमें भाग लिया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बंबई विधान परिषद के सदस्य के रूप में भाग लिया था, लेकिन बुरी तरह से हार गए। बल्कि पूरे भारत में ही अंबेडकर साहब की पार्टी के केवल 2 ही सदस्य जीत पाए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य ही नहीं बन पा रहे थे, लेकिन उनके एक सहयोगी थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बंगाल विधानसभा से थे। उन्होंने मुस्लिम लीग को समझाया कि आप सपोर्ट करके क्या करें, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजें। भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुने भी गए, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग क्या हो गई, अलग हो गई और एक नए देश पाकिस्तान के रूप में आया। तो जब बंगाल ही पाकिस्तान में चला गया तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता क्या हो गई, ऑटोमेटिकली ही रद्द हो गई। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रहते हैं, और उस समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आग्रह करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हमें बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। वो कानून के शानदार जानकार हैं, उनके सहयोग के बिना संविधान लिखना मुश्किल होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की, लेकिन पटेल ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था। उसके बाद नेहरू जी से बात की गई और सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लाना ही होगा। लेकिन लाए कैसे? तो ऐसी स्थिति में बंबई विधान परिषद में कांग्रेस के सहयोग से पुनः एक बार क्या किया गया, भीमराव अंबेडकर को चुना गया और कांग्रेस के सहयोग से इनको संविधान सभा में लाया गया। तो इसके पीछे भी अगर किसी की बड़ी भूमिका थी तो वो बी.एन. राव थे। दोस्तों, बी.एन. राव कितने महान थे, हम उसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। बी.एन. राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को आज के कर्नाटक के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी बेनेगल राघवेंद्र राव भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। इनके 2 भाई भी थे मित्रों, जिनमें से एक का नाम था रामाराव और दूसरे का नाम था शिवाराव। रामाराव नाम आपने सुना होगा, यह आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और शिवाराव अपने समय के जाने माने पत्रकार थे। बी.एन. राव 1909 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा पास करते हैं, और 1909 में ही वो क्या चले जाते हैं, न्यायपालिका में चले जाते हैं, और उन्हें पूर्वी बंगाल, आधुनिक बांग्लादेश में कई जिलों के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। 1925 में बी.एन. राव को असम सरकार आमंत्रित करती है और उन्हें अपने प्रांतीय परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त करती है, और साथ ही साथ में उनको सरकार का कानूनी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके भी निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका बी.एन. राव की ही थी, और हम सब जानते हैं कि आज भी जो हमारा भारतीय संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है।
इसके बाद बी एन राव को कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इसके बाद ध्यान दें 1934 में बी एन राव को CIE की उपाधि दी गई थी और 1938 में इन्हें नाइटहुड की भी उपाधि से नवाजा गया था। इसके बाद 1944 में वो क्या हो गए, ब्यूरोक्रेट के पद से सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जल्दी ही उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। 1946 में हम सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है, जिसमें सभी दल एक मत होकर, अंग्रेज भी एक मत होकर इस बात पर निर्णय करते हैं कि हमारी संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार अगर कोई होंगे तो वो बी एन राव होंगे। दोस्तों, बी एन राव के समकक्ष अगर पूरी दुनिया में अगर कोई दूसरा कानून का जानकर था वो थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ये दोनों ही हमारी संविधान सभा के सबसे प्रमुख स्तंभ थे। इन दोनों की जोड़ी की वजह से ही आज दुनिया का सबसे शानदार संविधान बन पाया। मैंने आपको पहले ही बताया कि बी एन राव की सलाह से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बने, संविधान सभा के सदस्य बने थे। आपको बता दूं, सबसे पहले फरवरी 1948 में बी एन राव ने ही क्या किया था, संविधान सभा में एक मसौदा रखा था, एक ड्राफ्ट रखा था और इसी की जांच के लिए क्या किया गया था, अगस्त में एक आपके प्रारूप समिति का गठन किया गया था और वो प्रारूप समिति ने बी एन राव द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसी का क्या किया है, संशोधन किया है, उसमें क्या किया है, उसको और अधिक बेहतर ढंग से तराशा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं यह मानते थे कि अगर बी एन राव न होते तो संभवतः यह संविधान इतना उत्कृष्ट और इतना उज्जवल न होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है, यह आंशिक रूप से संविधान सभा तथा संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव का है, जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार करके दिया। इसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि बी एन राव ने ही बर्मा के भी संविधान का मसौदा तैयार किया। इसके बाद इन्हें संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया गया। 1949 से 1952 तक बी एन राव संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे और इसी दौरान ये क्या रहे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी। इसके बाद इन्हें 1951 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए खड़ा किया गया, लेकिन इन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी 1952 में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे। 30 नवंबर 1953 को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में कैंसर से बी एन राव की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा नाम है जिनको भारत के संवैधानिक इतिहास में सर्वोच्च स्थान तो न तो कम से कम अंबेडकर साहब के बराबर तो स्थान मिलना ही चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आज की युवा पीढ़ी को बी एन राव का नाम भी नहीं पता है। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और आपके जो भी भाव हैं उनको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।